जी, आज हम डायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम को हम देखने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज हमें 17.3 के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी, यानी एक्सरसाइज जो है वो हमारी 17.3 है जी। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम को देखना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम बेसिकली उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह की है। अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन को देखें तो हमारे पास 17.8 डैश जो इक्वेशन थी वो ये थी वाई टी इज़ इक्वल टू वाई नॉट माइनस सी अपॉन 1 प्लस ए माइनस ए की पावर टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस ए। ये मेरे पास इक्वेशन थी। मैं सपोज करता हूँ कि ये वाली जो है इसको मैं ए ले लेता हूँ और ये जो माइनस है इसको हम बी ले लेते हैं, बी, और ये टी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वाई टी क्या बन जाएगा, ए बी की पावर टी प्लस, और ये क्या कहलाता है, वाई पी कहलाता है। इसका मतलब बी किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के इक्वल आ गया। हम बी को चेक करेंगे कि बी की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, और इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन इक्विलिब्रियम की देखेंगे। तो इसको चेक करने के लिए, यानी इसकी हम सिग्निफिकेंस चेक करने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ बी। अच्छा, केस 1 है, इसका जो केस 1 है वो केस 1 ये है, केस 1 है कि अगर किसी सूरत में बी की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान में अगर लाई करती है, 0 और 1 के दरमियान में लाई करती बी की वैल्यू, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा और कन्वर्ज होगा। इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा और कन्वर्ज होगा, और ये क्या होगा, नॉन ऑस्किलेटरी होगा, नॉन ऑस्किलेटरी होगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, ग्राफिकली चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। इसकी एक फिगर पहले ए चेक कर लेते हैं। एक फिगर को हम देखते हैं कि ये सपोज हमारे पास इक्विलिब्रियम है और इसको हम वाई स्टार से इंडिकेट करते हैं, और वाई स्टार जो होता है दैट इज़ इक्वल टू, वाई स्टार जो है इसको हम इक्विलिब्रियम पाथ भी कहते हैं और स्टेडी स्टेट का नाम भी देते हैं, स्टेडी स्टेट, ठीक है जी। और ये वाई स्टार जो होता है दैट इज़ इक्वल टू वाई पी के इक्वल होता है। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि हमारे पास वाई नॉट की वैल्यू जो है, वाई नॉट की वैल्यू यानी इनिशियल कंडीशन जो है वो इंक्रीज होते हुए और वो कन्वर्ज हो रही है। ये देखें, स्टेडी स्टेट की तरफ कन्वर्ज हो रही है। ये इसका पहला केस है कि मोनोटोनिकली वाई नॉट की वैल्यू यानी इनिशियल कंडीशन जो है वो इंक्रीज होगी और इंक्रीज होते होते स्टेडी स्टेट की तरफ यानी इक्विलिब्रियम पाथ की तरफ चली जाएगी, तो ये स्टेबल कंडीशन कहलाएगी। इसी तरह इसकी बी कंडीशन जो है, इसका जो बी फेज़ आएगा वो यहाँ पे, ये मेरी स्टेडी स्टेट है और यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन कह लेते हैं, तो ये डिक्रीज होते हुए ये स्टेडी स्टेट को टच करेगी यानी इक्विलिब्रियम पाथ को टच करेगी। तो ये ए फिगर जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीज होते हुए स्टेडी स्टेट को टच करेगी और कन्वर्ज होगी, और ये डिक्रीज होते हुए ये इक्विलिब्रियम पाथ को टच करेगी। तो इस तरह से ये नॉन ऑस्किलेटरी कहलाती है। नॉन ऑस्किलेटरी की कंडीशन यही होती है कि वो स्टेडी स्टेट से या तो ऊपर जा रहेगी या उसका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ रहेगा, ऊपर और नीचे नहीं रहेगा। वो ऑस्किलेटरी होती है जब ऊपर और नीचे आ जाए। ये था हमारा केस 1। अब हम केस 2 की तरफ चलते हैं कि केस 2 हमारे पास क्या है जी। केस 2 हमारे पास देखें, अगर बी की वैल्यू जो है 0 और -1 के दरमियान में लाई कर रही है, तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, और क्या होगा, और ये अच्छा,
केस 2 में अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा और डैम्प्ड ऑस्किलेशन होगा, डैम्प्ड ऑस्किलेशन होगा और ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है जी, यानी ये इक्विलिब्रियम स्टेबल कहलाएगा, डैम्प्ड ऑस्किलेशन होगी और ये कन्वर्ज करेगी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पाथ। अब इसको हम चेक कर लेते हैं ये किस तरह का इसकी डायग्राम्स होती हैं और हम कैसे इसको हम डायग्राम्स को देख सकते हैं। देखिए फिगर ए की अगर देखें ज़रा, मैं ये मेरे पास स्टेडी स्टेट है जी, या इक्विलिब्रियम पाथ है, ठीक है, और ये इनिशियल कंडीशन है इसकी। तो ये वाला ये देखें यहाँ से इसका गैप जो है वो कम होते होते स्टेडी स्टेट की तरफ, और हर बार जो है इसका गैप जो वो कम होता जाएगा और इक्विलिब्रियम पाथ की तरफ आ जाएगा, इसलिए ये कन्वर्ज कहलाता है। यानी इंक्रीज होगा और इंक्रीज होते हुए गैप को कम करते हुए ये टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम की तरफ चलेगा। इसी तरह इसका जो बी फिगर आएगी उसको भी अगर हम देख लें, ये वाई स्टार होगा, यहाँ से ये वाई नॉट की वैल्यू आएगी, ये देखें ये डिक्रीज़ होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गैप कम होते हुए टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये मेरे पास थी बी फिगर थी। तो ये डैम्प्ड ऑस्किलेशन कहलाता है अगर बी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान, और ये दोनों क्या कहलाते हैं, कन्वर्ज कहलाते हैं। और ये दोनों केसेस ऐसे हैं कि दोनों जो हैं केसेस, केस 1 और केस 2 जो हैं ये दोनों कन्वर्ज कहलाते हैं। अब केस 3 की तरफ चलते हैं। केस 3 के अंदर ये होता है कि अगर आपकी इफ़ बी जो है वो आपकी आ जाती है जी ग्रेटर दैन 1 से ग्रेटर आ जाती है, मतलब 2, 3, 4 आ जाती है, तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जाएगा, डाइवर्ज होगा। ठीक है जी, अनस्टेबल होगा, डाइवर्ज होगा, और डाइवर्ज कहाँ होगा, ये डाइवर्ज या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा या नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। ठीक है जी, इसको हम देखते हैं अब ये डायग्राम की तरफ कि कैसे ये कन्वर्ज, और ये यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम पाथ है, ये वाई नॉट की वैल्यू है, इनिशियल कंडीशन है, तो ये देखें ये अवे फ्रॉम, ये अवे होता जाएगा, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पाथ, इक्विलिब्रियम पाथ से ये दूर चल जाता जाएगा। ठीक है जी, और इसकी दूसरी कंडीशन जो है वो कुछ यूं बनेगी, ये हमारे पास जी है स्टेडी स्टेट है, ठीक है, यहाँ इसकी इनिशियल कंडीशन आएगी और ये डिक्रीज होता हुआ, और ये देखें ये फिर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पाथ था, इसलिए ये डाइवर्ज कहलाता है। ये केस 3 था हमारा। केस 4 की तरफ चलते हैं जी। केस 4 के अंदर ये होगा कि अगर जो है वो बी आपकी माइनस, इफ़ बी जो है वो लेस देन -1 आ जाए तो भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा, डाइवर्ज होगा, और डाइवर्ज के साथ साथ एक्सप्लोसिव होगा, एक्सप्लोसिव ऑस्किलेशन होगा, ऑस्किलेटरी। ठीक है जी, एक्सप्लोसिव होगा। अब इसकी हम डायग्राम को अगर देखें तो ये इसका जो गैप होगा, यानी जो फ्लक्चुएशन होगी वो वाइडर होती जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर हम चेक करें, इसकी फ्लक्चुएशंस को चेक करें, तो ये मेरे पास आ गया, पाथ आ गया जी, इक्विलिब्रियम पाथ आ गया। ठीक है जी, और इक्विलिब्रियम पाथ से यहाँ से देखें ये पहले से वाइडर, ये पहले से ज़्यादा गैप होता जाएगा जी, देखिए। ठीक है, ये डिक्रीज होता हुआ या इंक्रीज होता हुआ, और तो इसका जो गैप है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये था जी हमारा केस 4। और लास्ट केस जो है वो केस 5 की तरफ चलते हैं हम। केस 5 के अंदर क्या है जी, केस 5 के अंदर ये होता है कि इसका जो गैप है, फ्लक्चुएशंस हैं, वो ना कम होंगी ना ज़्यादा होंगी, बल्कि कॉन्स्टेंटली सेम रहेंगी। तो ऐसी जो होगी उसको हम फाइनाइट कहलाते हैं, फाइनाइट ऑस्किलेशन, फाइनाइट ऑस्किलेशन कहलाती है। और ये ऐसी ऑस्किलेशन जो है ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, देखें गैप जो है वो सेम रहेगा, इसको हम ऑस्किलेशन कहते हैं जी, फाइनाइट ऑस्किलेशन कहलाएगा, लेकिन ये भी अनस्टेबल कंडीशंस कहलाती है। तो ये तो थे हमारे
कि इसकी डायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है। अब हम ये क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर इसकी स्टेबिलिटी को किस तरह से हम चेक करते हैं कि ये कैसे होंगे क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है 17.3 एक्सरसाइज, उसने पूछा हुआ है कि टाइम पाथ की नेचर बताएं। ठीक है जी। अब हमें पता है कि b जो है इक्वल टू -a के है। ठीक है जी। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, वो 3 है। a की वैल्यू यहाँ पे यानी यहाँ पे b की पावर जो है यहाँ पे वैसे कंडीशन दी हुई है b की पावर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 3 आ गया, b की वैल्यू 3 आ गई। क्योंकि मैंने आपको इक्वेशन लिख के दिखाई थी, y नॉट जो था, y t जो था y नॉट माइनस c/1 प्लस a माइनस a की पावर t प्लस c/1 प्लस a। मैंने ये कहा था कि ये कैपिटल A है और ये वाला कहा था b की पावर t। तो ये इस इक्वेशन को मैं अगर इससे कंपेयर करूं तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि a की वैल्यू 1 है, यानी ये कैपिटल A जो है वो 1 है और b की वैल्यू 3 दी हुई है, तो b की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। और जो c/1 प्लस a यानी yp जो है 1 दिया हुआ है। अब हमने b को चेक करना है, b पॉजिटिव 3 है यानी ग्रेटर देन 1 है, ये 3 जो है ये ग्रेटर देन 1 है। अब जब 1 से ग्रेटर आ जाए तो केस 3 हमारे पास था, केस 3 हमने केस 3 को चेक किया था। केस 3 क्या था कि ये हमारे पास अगर मैं चेक करूं तो ये था डाइवर्ज था, डाइवर्ज अनस्टेबल था, डाइवर्ज था, अनस्टेबल था और अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पाथ था। तो यानी कि ये इक्विलिब्रियम पाथ से अवे था, यानी कि अगर मैं कंडीशन इसकी बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ से ऐसे इस तरह से कंडीशन बनेगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट मेरे पास यहाँ पे आ रही है, वाई स्टार जो है वो 1 के इक्वल आ रही है, तो 1 से अवे जा रही है, तो ये इस तरह की कंडीशन आ रही है, यानी अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पाथ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अच्छा जी, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी में देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर सी में देखूं तो वाई टी दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम देखें और यहाँ पे अगर कंडीशन को मैं चेक करूँ तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -1/10। तो ये लाई कहाँ कर रही है, यानी ये 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रही है, -1 के दरमियान। ठीक है जी। और अगर ये -1 के दरमियान में लाई कर रही है तो इसका मतलब ये केस 2 अप्लाई होगा। और केस 2 क्या था, डैम्ड ऑस्किलेशन, डैम्ड ऑस्किलेशन था, ये कन्वर्ज होगा और कन्वर्ज के साथ साथ ये ठीक है जी, ये डैम्ड ऑस्किलेशन और कन्वर्ज होगा और स्टेबल कंडीशन कहलाएगी, ये स्टेबल कंडीशन कहलाएगी जी, पाथ की, टाइम पाथ की स्टेबल कंडीशन कहलाएगी। डी पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, यहाँ पे देखें तो b की वैल्यू उसने दी हुई है 1/4। ठीक है जी। तो ये कहाँ लाई कर रही है, ये लाई कर रही है 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रही है। यहाँ पे ये केस 1 बनता है हमारा, जो हमने पीछे क्लासिफिकेशन पढ़ी है। तो केस 1 के अंदर देखें तो ये 1/4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन ऑस्किलेटरी है, नॉन ऑस्किलेटरी, और ये भी कन्वर्ज है और स्टेबल कंडीशन है। तो ये तो था जी क्वेश्चन नंबर 1 के जिसको हमने चेक करना था उसकी नेचर के बारे में कि किस तरह की नेचर है। और अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, उसने ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है वाई नॉट की, और हमने इसका क्या करना है, हमने इसका भी टाइम पाथ बताना है कि किस तरह की ये नेचर है। अच्छा जी, इसके मुताबिक अगर हम चेक करें तो इसको मैं, इस सारी इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं डिफरेंशियल इक्वेशन से और डिफरेंस इक्वेशन से। तो डिफरेंस इक्वेशन क्या थी, वाई टी प्लस 1 ए वाई टी इक्वल टू सी, ये मेरी डिफरेंस इक्वेशन। मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ए मेरे पास क्या आ जाएगा 3 और सी क्या आ जाएगा 4।
इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, क्योंकि वो एक -a के बराबर आता है। ठीक है जी। अब क्या आ गया, -1 आ गया। अब -1 जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको ये क्लियरली बता रहा है कि -1 जो है वो लेस देन -1 से लेस है, लेस देन -1 है। और जब -1 से लेस हो तो ये केस 4 बनता है। और केस 4 क्या था, केस 4 में ये था कि ये अनस्टेबल है, डाइवर्ज है, और डाइवर्ज के साथ साथ ये एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव ऑस्किलेशन। ये उसका क्वेश्चन था जी, ये उसने नेचर पूछी थी। और एक्सप्लोसिव नेचर का मतलब ये था कि आपका जो गैप है फ्लक्चुएशंस का वो पहले से ज़्यादा वाइडर होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू -1 है हमें, और हमें जो दिया हुआ है स्टेडी स्टेट दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, ये देखें ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लियरली वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि एक्सप्लोसिव ऑस्किलेशन किस तरह की ये हो सकती है। अब इसी का ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था, एक क्वेश्चन नंबर 2 का और कर लेते हैं ताकि हमें ज़रा मज़ीद और क्लियर हो जाए कि ये किस तरह की वैल्यू है। इसका एक और बी पार्ट कर लेते हैं, 2yt+1 -yt = 6 और y0 दिया हुआ है 7। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे मुझे कोएफिशिएंट 1 चाहिए। 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर देता हूँ। सो yt+1 -1/2 yt = 3 आ गया। अब a की वैल्यू क्या मेरे पास आ गई, ये 1/2 आ गई। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा yt+1 = 1/2 yt, या यहीं पे रहने दें, चलो इधर ही रहने दें, इसको ऐसे ही रहने दें, और इधर से ही हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम चेक करें तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -1/2। सो b जो होता है वो -a होता है, तो 1/2 आ गया। तो ये इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ग्रेटर दैन 0। तो ये कौन सा केस लग गया, ये केस 1 अप्लाई हो गया, 1/2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल है, कन्वर्ज है, और क्या है, और ये नॉन ऑस्किलेटरी है, नॉन ऑस्किलेटरी है। तो ये था हमारा जी क्वेश्चन नंबर 2 की नेचर के, हमने क्वेश्चन नंबर 2 की नेचर के बारे में बताना था कि ये किस तरह की है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने क्या पूछा है और हमने इसको किस तरह से इवेलुएट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ जी, yt+1 -1/3 yt = 6 और y0 दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, और इसमें उसने कहा है कि सबसे पहले इसका सॉल्यूशन सेट निकालें, और सॉल्यूशन सेट निकालने के बाद फिर आप इसकी नेचर के बारे में बताएं कि ये नेचर किस तरह की है, किस किस्म की ये नेचर है, और फिर हम इसको इवेलुएट करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम चेक करें, सबसे पहले हम इसको a की वैल्यू यहाँ पे हमें नज़र आ रही है -1/3, सो b = -a, तो ये 1/3 आ गई, और c की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ठीक है जी। अब yt क्या होता है, y0 - c/1 + a -a⁻t + c/1 + a। y0 की कंडीशन ये देखें दी हुई है 1, माइनस c कितना है 6, 1 + 1/3, a की वैल्यू -a की वैल्यू 1/3 दी हुई है। ठीक है, और ये t आ गया, और +6/1 + 1/3 आ गया। तो ये 1 - 6 ये कितना हो गया, 4/3 हो गया, -1/3 की पावर t
6 अपॉन ये भी 4/3, तो ये हो गया 1 माइनस ये 6 4/3 जो है इसको हम लिख सकते हैं 6 4/3 है तो 3/4 लिख सकते हैं इसको हम। और इसको हम अगर इवेलुएट करें तो इवेलुएट करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो अब देखें यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ए की वैल्यू मेरे पास आई है -1/3, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया तो -1/3, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है जी। और 2/3 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 आ गया मेरे पास, -1/3 की पावर t और ये भी 9 आ गया, तो -8 -1/3 की पावर t + 9 YT आ गया। तो ये मेरे पास आंसर आया है इसका सोल्यूशन सेट का, ठीक है जी। अब इस सोल्यूशन के मुताबिक अगर हम चेक करें तो कैपिटल A जो है वो -8 आया है, B जो है -1/3 आई है, और ये जो है ये YP आया है 9 आया है, ठीक है। अब हमने चेक करना है B की वैल्यू, यहाँ पे -1/3 है, -1/3, तो ये लाई कहाँ कर रही है, ये 0 और -1 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब ये केस 2 हो गया, और केस 2 क्या था, ये स्टेबल कंडीशन थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम है नंबर 1, नंबर 2 ये कन्वर्ज करेगा, नंबर 2 ये डैम्प्ड ऑस्किलेशन है, डैम्प्ड ऑस्किलेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक हमने इस तरह को सॉल्व करना था। बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस को जब तक आप इसकी क्लासिफिकेशन को नहीं समझेंगे आपको इसकी नेचर के बारे में आइडिया नहीं होगा। तो आप क्लासिफिकेशन को देख लें, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी तरह से इवेलुएट होंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज कंप्लीट।